इमरान खान साहब ने एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने लोगों को ये बताया है, पाकिस्तान की आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज वो लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से वो लोगों को अब रिलीफ पहुंचा सकेंगे इस पैकेज के थ्रू। इसी दौरान उन्होंने कोई 3-4 मरतबा जो है वो भारत का नाम लिया और उन्होंने कहा कि कोविड के दिनों में देखिए हमने पाकिस्तान को किस तरीके से संभाला और भारत ने क्या किया अपने साथ। इसके अलावा इकोनॉमी के हवाले से भी उन्होंने कंपैरिजन किया। उन्होंने पाकिस्तानी सर्कमस्टांसेस को बांग्लादेश, इंडिया और अमेरिका इनके साथ कंपेयर करने की उन्होंने काफी कोशिश की। मैं उनके पहले पोर्शन के स्पीच के पहले पोर्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने बिलखसूस कहा कि दालों के रेट जो हैं वो पाकिस्तान में क्या हैं, भारत में क्या हैं, बांग्लादेश में क्या हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्रेट के प्राइस बढ़ चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ चुकी है। अमेरिका का उन्होंने कहा कि वहां भी महंगाई है। टर्की का उन्होंने 19% इन्फ्लेशन रेट की बात की। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ना सिर्फ खान साहब बल्कि उनके वुज़रा भी यही कंपैरिजन बार बार लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हकीकत मैं थोड़ा सा जो मैं चाहूंगा कि देखने वालों को बताऊं कि आजकल के हालात में, बिल्कुल आज के अगर टका देखा जाए तो बांग्लादेश का टका $1 85 और 0.77 उसका रेट है। भारतीय रुपया जो है वो $1 का 74.56 उसका रेट है वहां पे। और उसके बाद अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश की ग्रोथ जीडीपी 6.4%, यूएसए की ग्रोथ जो है 6.7%, और इसमें पाकिस्तान की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3 पॉइंट के पास है। तो एक तो जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट के हालात, डॉलर का वहां पे जो बंदोबस्त। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आई कि सर कि जब आप एक पैकेज पेश कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है कंपैरिजन करने का इंडिया के साथ? आपने जिस तरह कहा, आप जब बात करते हैं वैक्सीन की, इंडिया की पॉपुलेशन तो देखें, आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उन्होंने कितनी बड़ी तादाद में लगा चुके हैं अपने उसको। और फिर मैं देख रही थी कि WHO और कुछ ऐसी खबर ये आ रही थी कि उनकी जो वैक्सीन है उसको तो अप्रूवल मिल गई है कि वहां के लोग ट्रेवल कर सकते हैं वो लगवा के। हालिया मैं आप देखें, जो ये तो बिल्कुल एक सिलेक्टेड सी चीज है। आप जिस चीज को चाहे उठा के उसके कंपैरिजन कर लें और दूसरी तरफ आप यू टर्न मार के मुंह दूसरी तरफ कर लें। अब G20 में वो आ रहे हैं, क्वाड में आगे आ रहे हैं, नए नेक्सस बना रहे हैं, वहां पे एयरप्लेन बनाने की फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। मोदी साहब वैक्सीनेशन देने के सिलसिले में फिर रहे हैं। वो दुनिया को देने के चक्कर में है, आप लेने के चक्कर में है। लेकिन अब आपका जब दिल चाहता है उठा के चीजों को कंपेयर कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके झा और आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल एसके मीडिया। फ्रेंड्स, अभी आपने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप्स देखा। वीडियो के इस भाग में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह की चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे इस परिचर्चा से हमें पता चलता है कि वहां पाकिस्तान और बाकी दुनिया को लेकर किस तरह की बहस छिड़ी हुई है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो अब देर न करते हुए आइए देखते हैं इस मज़ेदार और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो का अगला भाग। इमरान खान साहब ने एक आज ये सुनाई दे रहा था कि जनाब वो तकरीर करने वाले हैं, वो खिताब करने लगे हैं अवाम से। उन्होंने अवाम से खिताब किया, एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बात की जा रही है। आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? आलिया, मेरी नजर में ये जो स्पीच खान साहब ने दी है, ये इसको कॉमन पाकिस्तानी के, बल्कि मुझे यहाँ पे दिमाग चकरा गया था जितने नंबर्स उन्होंने पेश करने की कोशिश की, जितनी उन्होंने सब अच्छे की रिपोर्ट बताने की कोशिश की पाकिस्तानियों को। मुझे उसमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 120 अरब रुपए का पैकेज, उसका उन्होंने कहा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इंडिया का नाम लेते रहे हैं, बल्कि उन्होंने मैं उसका थोड़ा सा खुलासा पेश करने की कोशिश करता हूं। वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तानी सर्कमस्टांसेस को बांग्लादेश,
इंडिया और अमेरिका इनके साथ कंपेयर करने की उन्होंने काफी कोशिश की। मैं पहले उनके पहले पोर्शन के स्पीच के पहले पोर्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। उन्होंने बिलखसूस कहा कि दालों के रेट जो हैं वो पाकिस्तान में क्या है, भारत में क्या है, बांग्लादेश में क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्रेट के प्राइस बढ़ चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ चुकी है। अमेरिका का उन्होंने कहा कि वहां भी महंगाई है। टर्की का उन्होंने 19% इन्फ्लेशन रेट की बात की। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ना सिर्फ खान साहब बल्कि उनके वुज़रा भी यही कंपैरिजन बार बार लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हकीकत मैं थोड़ा सा जो मैं चाहूंगा कि देखने वालों को बताऊं कि आजकल के हालात में, बिल्कुल आज के अगर टका देखा जाए तो बांग्लादेश का टका $1.85 और 0.77 उसका रेट है। भारतीय रुपया जो है वो $1 का 74.56 उसका रेट है वहां पे। और उसके बाद अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश की ग्रोथ जीडीपी 6.4%, यूएसए की ग्रोथ जो है 6.7%। और इसमें पाकिस्तान की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3 पॉइंट के पास है। तो एक तो जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट के हालात, डॉलर का वहां पे जो बंदोबस्त, और खास अब आप कंपेयर तो दुनिया के साथ करें। और आपने आखिर में अपनी स्पीच के आखिर में आपने अपनी गलती भी खुद ही एडमिट कर ली है। आपने अपनी फेल्योर एक्सेप्ट कर ली है। वो मैं आखिरी फिक्रा खान साहब का बताना चाहूंगा आपको। आखिरी फिक्रा खान साहब का ये था, पार्टियां जिन्होंने मिलकर लूटा पाकिस्तान को, अगर वो अपनी आती रकम भी वापस दे दे तो खान साहब ने कहा कि मैं महंगाई खत्म कर दूंगा। खान साहब आपका मैंडेट था वो पैसा वापस लाना। आपने उसको एडमिट किया अपनी स्पीच में कि मैं उसमें कासर हूं। तो वो कैसे आपको वॉलंटियर पैसा दे दें वो वापस? आपके अपने वुज़रा जो हैं, आपके चीनी माफिया दोस्त जो है वो पैसा वापस दे रहे हैं। दूसरा, इस पूरी स्पीच के अंदर उन्होंने बार बार ये कोशिश की कि हम सब्सिडीज देंगे। सब्सिडीज देते हैं तो वो तो पहले भी सब्सिडी तो पहुंचती नहीं है पब्लिक तक। मेरे ख्याल में अगर खान साहब आप ये पैकेज सब्सिडीज का देना चाहते थे, साथ एक पूरा ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते कि ये करप्शन ये किस तरीके से पेनिट्रेट करके सब्सिडी एक कॉमन पर्सन तक पहुंच सकेगी। सब्सिडीज तो पहले आपने हर माफिया को दी है, 2 नंबर सब्सिडीज कमा लेते हैं वो। मेरे ख्याल में आपका जो पैकेज है अभी भी जो ये एक डाउटफुल है, एक खौफ मौजूद है कि ये लेमैन के पास नहीं पहुंचेगा। एक आम आदमी जो भूख से तड़प रहा है उसके पास नहीं पहुंचेगा। ये आपके जो सपोर्टर हैं, आपके जो फाइनेंसर हैं, वही खा पी जाएंगे ये सब्सिडी भी, क्योंकि आप उनका सद्देबाब करने में कासर रहे हैं। पिछले 3 साल आपने एहसास प्रोग्राम को बहुत सराहा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत सराहा। आपने कहा जी सारा NWFP जो है वो सारे का सारा हेल्थ कार्ड है उनके पास, अब पंजाब में आएगा हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम भी। लेकिन खास आपने और फिर बार बार आपने कहा कि अगर आप कैमरा लेकर चले जाए किसी गरीब आबादी में तो आप किसी से पूछे तो जाहिर है लोगों की चीखें निकलेंगी। लेकिन खास अब उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि दुनिया में हर जगह एक करप्शन है। दुनिया में हर जगह करप्शन भी मौजूद है, हर जगह इन्फ्लेशन भी मौजूद है और कोविड का इंपैक्ट भी मौजूद है। आपने अमेरिका की बात की तो अमेरिका में 1.5 साल से लोगों को घर बिठा के गवर्नमेंट खिला रही है, तो उनके ऊपर इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं है, नंबर 1। दूसरा, मैं जिस तरीके से बताया, मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने दूसरा आपके इस सेगमेंट में आने से पहले एक और कोशिश की कि खान साहब ने अपनी हार भी तस्लीम की है कि 2 पार्टियों से, जो जरदारी ग्रुप और दूसरा शरीफ बरादरान से पैसा बिल्कुल जो बार बार ये कहते थे खींच के लाएंगे, नहीं ला सके। लेकिन मैं आखिरी बात आपको बताना चाहूंगा कि इन ममालिक में करप्शन के हालात वो नहीं है जो आपके हैं। अब मैं रिसेंट आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें करप्शन का जो परसेप्शन इंडेक्स है उसके हालात क्या है। उनके स्कोरिंग में इंडिया 44 नंबर पर है, उसके बाद पाकिस्तान आपका 31 नंबर पर है, यूएसए 67 नंबर पे है। स्कोरिंग रैंकिंग क्या है, ये तो स्कोर जो उनके अपने थे उनमें स्कोरिंग है। अभी इंडिया 86वें नंबर पे, 86 नंबर पर, आप 124 नंबर पर हैं। आपका जो कंपैरिजन है वो नाइजर, अफ्रीका का कंट्री नाइजर है, उसके साथ है आपका। तो इन हालात, भूटान के मैं हालात हैरान हो गया हूं इस वक्त। मैं उनके देखा मैंने, जब ऊपर वाले नंबरों में तो न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड वगैरह थे जो कि बिल्कुल ही करप्शन का उनका रैंकिंग नंबर 1 है। भूटान में देख के हैरान हो गया
कि उनका 24वां नंबर है करप्शन के लिहाज से, अमेरिका से भी अच्छे हालात है वहां पे। लेकिन आपका करप्शन एक बीमारी है आपकी सब्सिडी भी आपके दोस्त खा जाएंगे, आपके कैबिनेट मेंबर खा जाएंगे, या माफिया वाले खा जाएंगे, आम आदमी तक पहुंचेगी नहीं। यहां पे जोर लगा चुका है यूएस एड, आपके प्रोजेक्ट बना बना के अमेरिकन पैसा जाता रहा है, वो मजबूर हो गए हैं। अब हालात ये हैं, लोग कहते हैं अगर आपको पैसे देने हैं तो हम यहां से लोग भी अपने भेजेंगे जाके जो एड देंगे, क्योंकि वो आपका जो पैसा जितना भी जाता है वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलता, वो वहीं से निकल के लंदन और दुबई चला जाता है। तो खान साहब आपका असली मसला है, आपने ब्लीडिंग नहीं रोकनी, आपने ब्लीडिंग रोकनी है, वो नहीं रोक पा रहे हैं। आपका मसला करप्शन का है। आपका जो 120 अरब रुपया है वो आम आदमी तक नहीं जाएगा, वो इस्लामाबाद से गायब हो जाएगा। तो आपने जो स्टेप्स लिए हैं, लेकिन आपने अपना मैंडेट जो है वो डिलीवर नहीं किया, आपको उसी की सजा मिलेगी। आपको उसी वजह से लोग इस वक्त आपकी बातें भी नहीं मार रहे, और आगे आपको जो है लोग वोट भी इसी वजह से नहीं देंगे, क्योंकि आप अपने मैंडेट से मुनहरफ हो चुके हैं। तो आपकी स्पीच का जो सारा सद्देबाब था, हालांकि आपने ब्लूमबर्ग की मिसालें दी हैं। अब पाकिस्तानी एक बंदा जो बैठा है मंडी बहाउद्दीन का, उसको क्या पता ब्लूमबर्ग क्या चीज है? आपने सारा जब बोलते हैं तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की चीजें बता देते हैं उनको और फिर कहते हैं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उनको सुबह की खाते हैं, रात की फिक्र पड़ जाती है। हाँ साहब, आपको एक तो चाहिए था आप सिंपल जबान में उनको बताते क्या हो रहा है, और दूसरा कुछ करके दिखाते। ये तकरीर वाला काम नहीं है। तकरीरें वो कहते हैं आप बहुत कर चुके हैं पहले भी। अब इस वक्त हालात ये हैं कि आवाम जो है, कौम आपकी बातों पे यकीन नहीं कर रही। आपके वुज़रा के हालात जो है, जिस तरीके से आपने टीएलपी के इशू को हैंडल किया, आपके कैबिनेट के उस पे रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आप पॉलिटिकल तौर पे आपके पास यू हैव नो पॉलिटिकल कैपिटल टू स्पेंड। आपके पास इस वक्त गलती की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन आपके जो वुज़रा हैं वो आपको अभी तक सब अच्छे की रिपोर्ट बता रहे हैं। आपने आज की स्पीच में बड़ी खुशखबरियां बताई, बड़ी खुशखबरियां। आपने कहा है हमारी आईटी जो है वो दुनिया से सबसे आगे जा रही है। हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जिस तरह आपने कोविड को हैंडल किया दुनिया में कोई नहीं कर सका। जाहिर है जब आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले टेस्ट करना बंद कर दिए थे। ये आपने तो बिल्कुल ऐसे किया ना कि गुर्बत को मार दे, गरीबों को मार देंगे, गुर्बत खत्म हो जाएगी। आपने कोरोना तो ऐसे हैंडल किया, जब टेस्ट ही करने बंद कर दिए तो जाहिर कोरोना खत्म हो जाना था फिर। तो खान साहब ये इस तरह लोगों को आप मुख्तलिफ ट्रकों की आप लाइटें ना दिखाएं। कौम अब आपके हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर मौजूद है, उसके पाम के ऊपर कंप्यूटर मौजूद है फौरन। लेकिन लोगों को सुबह की खाते हैं, रात की फिक्र पड़ जाती। आज के हिसाब से 130 रुपए की चीनी किलो आ रही है, और खान साहब आपने उसमें स्लाइटली ये भी मेंशन कर दिया है कि पेट्रोल फिर महंगा होने वाला। खान साहब आपने गैस का आपने बात की कि गैस की शॉर्टेज आएगी, गैस आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं की है। आपके इस वक्त हमाद अजहर साहब को अब टीवी पे लोग बुलाते हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। आपके 2 शिप शॉर्ट हैं इस वक्त इस सर्दियों में आने के लिए। आप अपनी देखिए, मैंने मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा मैनेजमेंट का लिया। मैं हमेशा ये शेयर करना चाहूंगा, करेक्शन शुरू होती है एडमिशन से। मैं अगर एडमिट ही ना करूं कि मैं गलत हूं तो मैं करेक्शन किस तरह करूंगा? यही प्रॉब्लम खान साहब को और खान साहब की कैबिनेट को इनका यही हालत है। ठीक, सबसे बड़ी आलिया हालात बिल्कुल महंगाई के हालात भी वही हैं। जिस तरह टीएलपी पे एक हफ्ता पहले इंडियन एजेंट होने का था, उनका कंपैरिजन अलकायदा के साथ था, और आज उनके साथ इलेक्शन बिल के इत्तेहाद करने की कोशिश की जा रही। एक हफ्ते में देखें किस तरह चेंज हुआ सारा कुछ। बिल्कुल उसी तरीके से ये महंगाई को हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी को हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अफगानिस्तान को हैंडल कर रहे हैं। कि एक हफ्ता पहले स्टेटमेंट कुछ और है, आधी कैबिनेट लेफ्ट पे है, आधी कैबिनेट राइट पे है, और एक हफ्ते में सारा कुछ चेंज हो रहा है। कोई लोग इतने इम्यून हो चुके हैं अब इस वक्त, लोग बेचारे शल हो चुके हैं। लोग बातें लोग अब कहते हैं हमें कुछ करके दिखाओ। वो करके स्पीचों से काम आगे जा चुका है मेरे ख्याल। ठीक। अच्छा साजदार साहब, आपने बड़े अहम पॉइंट्स जो है ना इसमें गिनवाए, उसमें से चंद पॉइंट्स जो है ना उस पर मैं भी पिन पॉइंट उनको करना चाह रही थी। जिस तरह आपने ये बात की, एक तो ये कि खान साहब बल्कि अब जो उनका कैबिनेट का इजलास हुआ, उन्होंने तो बल्कि इस बात का नाराजगी का इजहार किया कि जो वुज़रा हैं और जो उनके अपने लोग हैं वही उनकी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे, वही उनकी बातें नहीं सुनते। अब मसला ये कि वो एक डिक्टेटर के रूप में रहना चाहते हैं, और जमहूरियत में तो जाहिर है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद भी होती है। जिस तरह आज उन्होंने मीडिया को कहा कि आप जो है जरा बैलेंस करें,
हालांकि अब किस चीज को बैलेंस किया जाए समझ में नहीं आती कि हम कहें हाँ आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आई कि सर कि जब आप एक पैकेज पेश कर रहे हैं आपको क्या जरूरत है कंपैरिजन करने का इंडिया के साथ। आपने जिस तरह कहा आप जब बात करते हैं वैक्सीन की इंडिया की पॉपुलेशन तो देखें, आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उन्होंने कितनी बड़ी तादाद में लगा चुके हैं अपने उसको। और फिर मैं देख रही थी कि WHO और कुछ ऐसी खबर ये आ रही थी कि उनकी जो वैक्सीन है उसको तो अप्रूवल मिल गई है कि वहां के लोग ट्रेवल कर सकते हैं वो लगवा के। हालिया मैं आप देखें जो ये तो बिल्कुल एक सिलेक्टेड सी चीज है। आप जिस चीज को चाहे उठा के उसके कंपैरिजन कर लें और दूसरी तरफ आप यू टर्न मार के मुंह दूसरी तरफ कर लें। अब G20 में वो आ रहे हैं, क्वाड में आगे आ रहे हैं, नए नेक्सस बना रहे हैं, वहां पे एयरप्लेन बनाने की फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। मोदी साहब वैक्सीनेशन देने के सिलसिले में फिर रहे हैं। वो दुनिया को देने के चक्कर में है, आप लेने के चक्कर में है। लेकिन अब आपका जब दिल चाहता है उठा के चीजों को कंपेयर कर लेते हैं आप। इस वक्त हालात ये हैं, मेरे लिए मैं क्या बताऊं आपको कि इस वक्त मिन्नतें तरले हो रही हैं फॉरेन पॉलिसी में कि हमारे इंडिया से हालात बेहतर करा दो, तरले कर रहे हैं। चाइना ने दरवाजा बंद कर दिया, वो बिल्कुल इस वक्त आपको पता है वहां से मायूस है। अमेरिका के दरवाजे पर बैठे हैं। सऊदी, यहां पे मैं सबसे जो मेरे लिए एक तशवीशनाक बात थी कि 3 मिनिस्टरों का दौरा 1 महीने में हुआ और उसके बाद यहाँ पे आपके जो तरीन साहब हैं वो अमेरिका से उठ के सीधे गए खान साहब के पास सऊदी अरेबिया और वापसी पे पैसे लेकर आए हैं। दर हकीकत वॉशिंगटन DC में इस वक्त माहौल ये बन चुका है कि पाकिस्तान इज कमिंग बैक टू द अमेरिकन कैंप और दे आर आस्किंग सऊदीज टू प्ले द मिडल मैन रोल। सो ये असल में क्योंकि चाइना ने दरवाजा बंद किया है तो अब अल्टीमेटली, और IMF के हालात आप देखेंगे यहां पे जिस तरीके से ये पैसे लेके जा रहे हैं साइन करा के, आप लोगों की चीखें देखें कहां तक जाएंगी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि IMF का पैकेज लेना कोई इतना आसान चीज नहीं है और वहां से भी वो लोग लेके भागेंगे। मेरा जो अपना जो अंदाजा था कि 4.2 बिलियन जो आया, 3 बिलियन तो वो बैंक में डिपॉजिट होगा, लेकिन 1.2 बिलियन तो वो पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। वो पैसा जो पेट्रोल की शक्ल में वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा। और मैंने शायद आपके सेगमेंट में ही कहा था कि $14 बिलियन वापस देना है पाकिस्तान ने विदिन साल और 2 साल। और ये जो पैसा IMF से जाएगा ये भी पाकिस्तान नहीं टिकेगा क्योंकि वहां पे ये आदत ही मौजूद नहीं है, बल्कि ये पैसा मेरे ख्याल में ले जाया ही जाता है तकरीबन अमेरिका में। पाकिस्तान के अंदर जो 1500-2000 लोग हैं जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये सिर्फ उनके पैकेजेस होते हैं, उनकी चीजें होती हैं, वो बस उन्होंने घुमा फिरा के देखे ना। IMF की जो शर्त थी कि आपके अकाउंट एक सिंगल अकाउंट खोलें आप, जिस तरीके से कि आप सिंगल अकाउंट करें आपके डिफेंस के और सारे, और इन्होंने पाकिस्तान ने कहा कि हमें 1 साल लगेगा अकाउंट कोई एक जगह करने के लिए। तो चीजें मौजूद हैं, इनको सब पता है इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो है इस वक्त वो मिस्र के साथ क्या हाल करके आए हैं पता है, दीवारों पे हर चीज लिखी है अलिया, लेकिन पढ़ने वालों की आंखें बंद है, वो दूसरी तरफ देखते हैं इस वक्त। अफसोस के साथ मैंने आपको कहा था हर चीज से बच जाएंगे, आप करप्शन से नहीं बच पाएंगे। आपके सर्वाइवल के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त किसी चीज, IMF की पैकेज से भी आपको सबसे ज्यादा जरूरत नेशनलिज्म की है। अगर आप कौमियत, पाकिस्तानियत के लिए नहीं सोचेंगे आप नहीं बच पाएंगे। और वो सिर्फ जो ना सोचने वाले हैं वो मेरे ख्याल में 2 या 3 हजार लोग हैं जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बैठे हैं और वही खा पी रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर डुअल सिटीजन्स, मेजॉरिटी ऑफ देम दे गो देयर, वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, पैराशूट से डाका मारते हैं, वहां से निकल आते हैं। वही लोग आपको खराब कर रहे हैं और करते रहेंगे मुसलसल, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके कंट्री के अंदर जो एक करप्शन का अलायंस बन चुका है, वो अलायंस इतना स्ट्रांग है, वो एक माफिया नहीं है, उसके अंदर जुडिशरी भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, सियासतदान भी है, वो सारे मिलके इस सफाई के साथ अपना हाथ दिखाते हैं, काम करते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। चाहे आप देखें, अब मैं आपके पास अभी जो पंडोरा पेपर्स आए हैं उनके अंदर आपके तरीन साहब, आपके जो फाइनल मिनिस्टर है, 4 कंपनियां तो उनकी हैं। उनके पास कौन सा अखलाकी जवाब है पाकिस्तान के लिए IMF से नेगोशिएट करें या दूसरी चीजें करें? उनके तो अपनी चीजें डाउटफुल हो चुकी, पोल्यूटेड हो चुकी हैं, लेकिन आपके देखने वाले देखना नहीं चाहते, आंखें बंद करके बैठे हैं आपके डिसीजन मेकर। ऐसे ही है, यही अलमिया है पाकिस्तान।
बिल्कुल। और फिर मसला ये है कि सर जो भी ईंट उठाएं, अगर इस कैबिनेट में से या आप इस हुकूमत में से देखें तो हर एक के नीचे से कोई ऐसा बंदा निकलता है कि या तो वो जाहिर है कि पिछली हुकूमतों में शामिल था, या वो करप्शन पे के उसके ऊपर इल्जाम है, पेंडोरा पेपर्स में नाम है। किसको तलाश करना पड़ेगा कोई ऐसा कि जिसके ऊपर ऐसा ना हो। जो आप अभी बात कर रहे थे, बल्कि सऊदी अरब की तरफ से जो है वो एक पैकेज का जो अनाउंस हो, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ कोशिशें की गई हैं दूसरी तरफ से, इदारों की तरफ से, और उसके बाद जो है वो चीज पहुंची है पाकिस्तान तक। यानी उसमें भी इमरान खान साहब या इनकी हुकूमत का सच इतना अमल दखल जो है वो शायद ना हो, जो 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 जराए बता रहे हैं और आ रही है। देखिए, करंट गवर्नमेंट जो है वो तो टीएलपी के साथ भी डील नहीं कर सकी। टीएलपी के साथ डील भी तो किसी और ने की है। जमानत गारंटर तो कोई और है इसमें। इसमें डील जो पाकिस्तान टीएलपी के साथ भी डील तो गवर्नमेंट ने नहीं की। गवर्नमेंट तो कहती रही है कि अब इनको लॉ एंड ऑर्डर को अपने हम किसी को कानून पामाल नहीं करने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो गवर्नमेंट जो आपकी वो तो अलकायदा के साथ इनकी कंपैरिजन करती रही है। लेकिन ये डील टीएलपी की भी तो किसी और ने की और सब पाकिस्तान को पता है सब। और ये बल्कि अफसोस के साथ ही अफसोस है जो कुछ भी हो रहा है। और दूसरे साइड पे आपके जो नेबर हैं वो इंडिया में इलेक्शन होने अगले साल। अब पता नहीं वहां से आप किस तरह बच पाएंगे उनसे। अब उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक। अच्छा साजिद साहब, ये जो आपने बात की, देखी इस पे इससे पहले कि मैं आपकी जो अमेरिका में वर्जीनिया में जो इलेक्शन है उस पे मैं बात करूं, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि कम से कम चलें, ये तो सही बात थी ना कि अगर हुकूमत ने ये स्टैंड लिया था कि जरा आहनी हाथों से निपटा जाए टीएलपी के साथ, क्योंकि बहुत अब अरसा गुजर गया था, बाहर से कितना दबाव आ रहा था, कितनी हिंसा-घसाई हो रही थी, तो आप नहीं समझते कि वो सही था स्टेप हुकूमत का? नहीं, हुकूमत का स्टेप शुरू से मैं कहता हूं स्टेप तो सारे ठीक थे, लेकिन ये मिसमैनेज किया गया। 3 मिनिस्टर्स ने उनके साथ गलत फैसले किए, गलत कॉन्ट्रैक्ट किए, साइन किए। मैं अब हैरान होता रहता हूं कि देखिए उनकी डिमांड में फ्रेंच एम्बेसडर को निकालना मौजूद ही नहीं था। ये मुफ्ती साहब तकरीरें कर रहे हैं बाहर निकल के। अब मुझे ये बताएं फिर, अच्छा मुआहदा डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये भी लोगों के साथ ज्यादती, पाकिस्तानी शहरियों के साथ ज्यादती। कि गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? अवाम को। और अवाम को आपने मुआहदा किया साइन उनके साथ, अवाम के नुमाइंदे बन के, लेकिन अवाम को नहीं बता रहे। इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? ये बिल्कुल अनहोनी सी बात है कि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, इट्स बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, लेकिन आप अवाम को बता नहीं रहे हमारी शराइत क्या है। आपने 1000 बंदा तो उनको छोड़ दिया, आपने अंदर आप कह दिया जी कि हम साद रिजवी साहब को छोड़ रहे हैं, और वो किस तरह छोड़ेंगे? उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर अपने प्रोसिक्यूशन के जरिए डील बनाएंगे उनके साथ, ये जो कुछ भी करेंगे, लेकिन डिस्क्लोज करेंगे चीजें लोगों को क्या कर रहे हैं। आप सीट एडजस्टमेंट करने के बारे में इलेक्शन सोच रहे हैं, आपके नुमाइंदे ये भी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ मोरालिटी, कोई डिसेंसी, कोई रिस्पेक्ट ऑफ पीपल, कुछ भी। मेरा मकसद या तो देखे ना, उधर नवाज शरीफ साहब उनका नारा है वोट को इज्जत दो, लेकिन आप भी तो वोट देने वालों की इज्जत का ख्याल नहीं रख रहे आप भी। और सर कोई 5 से 10 के बीच तो बेचारे पुलिस वाले देखिए कैसे मारे गए, कितने अफसोस की बात है। जुल्म है। मेरा मकसद है कि देखें ये मैं तो अच्छा, मैं एक और बात, मैं इस पे एक और मेरी राय भी ये है कि इन्होंने आपके जो हमारे कैबिनेट वाले कहते थे, देखें जी इनकी टीएलपी की वजह से हमारे बाहर जो है वो इमेज बड़ा खराब हो रहा है, फैटफ के हमें मसले बन रहे। और यार मेरे जो करप्शन के हालात हैं आपके वहां, उसकी वजह से आपकी बदनामी नहीं होती? आपकी मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, सारे आप पैसे डॉलर लेके भाग रहे हो वहां से, आपका क्या ख्याल है? वो लोग नहीं देख के हंस रहे आपके, आप क्या कर रहे हो पाकिस्तान? अगर टीएलपी की वजह से हालात खराब नजर आते हैं आपको, होगी रिप्यूट, बाकी आई एग्री विद इट, लेकिन करप्शन की वजह से भी तो आपके हालात खराब हैं। देखे ना, आपके मुझे ये बताएं, आप सियासतदानों के बारे में वो अगले अपने अखबारों की सुर्खियों में लिख चुके हैं कि 10% हैज बिकम 100%। और आपके जिस तरीके से मैं कई दफा देखता हूं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था किसी का कि आपके जितने रिटायर्ड जजेस हैं दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके एस्टेब्लिशमेंट के रिटायर अफसरान पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहता। एक सर्वे था पूरा और उसमें मेजोरिटी 70-80% सारे बाहर रह रहे हैं। किस तरह रह रहे हैं वो आप पाकिस्तान का खून चूस के गए हैं तो वो कर रह रहे हैं वहां। तो ये ऐसा एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो भी लीडरशिप आएगी, जब तक वो मुखलस नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, जब तक वो करप्शन को हाथ नहीं डाल पाएगी, पाकिस्तान मैं समझता हूं इसी तरह लंगड़ा लूला, कभी चाइना के दरवाजे पर, कभी सऊदी अरेबिया के दरवाजे पर, कभी अमेरिका के दरवाजे पर। हाँ, वो बिलियंस लेके जाएंगे अपने लिए, अवाम के लिए नहीं। अवाम बेचारी वही मार खा रही है
लूट रही है, पिस रही है, बस वो इसी तरह से आप फिरते रहेंगे। कभी इंडिया गालियां निकालेगा, कभी अफगानिस्तान गालियां निकालेगा, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू वैसे कोई नहीं है। मेरा मकसद है आपको नाइजर के साथ आप सरप्राइज, आज मैं देख के वो रिपोर्ट इतना दुख हुआ है मुझे। अल्टीमेटली इट्स माय होमलैंड, इट्स माय मदरलैंड, कि आपका कंपेरिजन, आप नेपाल से भी नीचे हैं करप्शन में।